दोस्तों इस लेक्चर में मैं आपको कराने जा रहा हूँ एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस हम कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर में हम लोग कैसे कमांड्स कैसे क्रिएट करेंगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सब हम कैसे यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हमें स्टोर्ड प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। एक कंप्लीट वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब एक तरह से डेटाबेस का काम जो आप करने जा रहे हो तो सबसे प्राइमरी लेवल पे ये वर्क होता है, फर्स्ट प्राइमरी लेवल। तो इसके लिए आपको आपके पास में जो रिसोर्सेज आपको चाहिए वो एसक्यूएल सर्वर चाहिए। तो एसक्यूएल सर्वर आपको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। तो यू मस्ट हैव एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो मैनेजमेंट स्टूडियो अगर आपके पास नहीं होता है तो आप गूगल पे जाके मैनेजमेंट सर्वर स्टूडियो को डाउनलोड करोगे, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये दिख रहा है आपको एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट की साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप डाउनलोड करोगे, 18 है। अब इसका ओल्डर वर्जन चाहो तो आप ओल्डर वर्जन यूज़ कर लो, वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम के कॉम्पेटेबिलिटी पे कि आपका सिस्टम कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली आप इंस्टॉल कर दोगे। 18 ये है, 18.9.2 अपडेटेड वर्जन है ये। आप इससे पहले वाला इंस्टॉल कर सकते हो। आपके पास 17 भी है, 16 भी है, 14 भी है, 8 भी है, कोई भी पुराना चल जाएगा। बट मस्ट हैव एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। जब आप मैनेजमेंट स्टूडियो को इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे आपको प्रोसेस आएगा, फर्स्ट वाला न्यू इंस्टॉलेशन। तीन लिंक आएंगे आपको, 3 लिंक में फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है, न्यू एंड फ्रेश इंस्टॉलेशन पे। उसके बाद जैसे जैसे वो नेक्स्ट ओके करने के लिए बोलता है आप कर लेना। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो इन द मीन वाल मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। ये एसक्यूएल सर्वर हो जाने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी। इस तरह से स्टार्ट में जाओगे, स्टार्ट में जाने के बाद एसक्यूएल सर्वर लिखोगे, इस तरह से एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो आपके पास आएगा। ये अपने आप में सर्वर है, ये अभी लोकल सर्वर है। इसको अगर मैं डेडिकेटेड सर्वर बना दूंगा तो ये वाइड सर्वर हो जाएगा फिर मैं इसको वर्ल्ड वाइड वेब भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये लोकल सर्वर है, तो एक लोकल सर्वर का एक अपना नाम होगा। तो जो तुम्हारे लैपटॉप का, कंप्यूटर का नेम होता है वही सर्वर का नाम ऑटोमेटिकली हो जाता है। या तुम चाहो तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे इसको सर्वर का नाम रख सकते हो। जब तुम इंस्टॉल करोगे ना तो तुमसे पूछेगा सर्वर का नाम, तो सर्वर का नाम दे सकते हो। अगर तुमने नहीं दिया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके, जैसे इसका लेनोवो है तो लेनोवो सर्वर नाम से इसने एसक्यूएल एक्सप्रेस के नाम से ले लिया। और देखो जो ऑथेंटिकेशन इसका टाइप है, ऑथेंटिकेशन टाइप में आप जब आप इंस्टॉल करोगे तो ऑथेंटिकेशन टाइप पूछेगा। तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे ऑथेंटिकेशन टाइप जो तुम ना मिक्स मोड सेलेक्ट कर लेना, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, मतलब देयर इज़ नो यूज़र आईडी पासवर्ड। क्योंकि मैं लोकली यूज़ कर रहा हूँ तो मैं बार बार अपने आप को क्यों वेरीफाई कराऊँ कि आई एम ऑथराइज। तो एक दो इसमें ऑथराइजेशन होते हैं, एक विंडोज़ ऑथेंटिकेशन होता है, एक होता है सर्वर ऑथेंटिकेशन। सर्वर ऑथेंटिकेशन में यू मस्ट पुट योर लाइक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। तो आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको डालना पड़ता है, तब आप यहाँ पे लॉगिन करते हो। तो वो कब होता है, जब हम इसको सर्वर पे एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी मैंने सर्वर पे नहीं डाला है, क्लाइंट साइट में ही आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे विंडोज़ ऑथेंटिकेशन ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जिसमें यूज़र आईडी पासवर्ड आपका हाइड हो जाता है, और कनेक्ट पे क्लिक करते हो। ये आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला है, जीयूआई का पार्ट है। और ये आपका कमांड यूज़र के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हो आप, तो यहाँ पे आप न्यू क्वेरी पे क्लिक करोगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा फ़िलहाल आप न्यू क्वेरी के थ्रू, कोडिंग के क्वेरी के थ्रू आप करो। बाद में इसको हम लोग चाहेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के ब्राउज़र के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हो। नाउ सबसे पहले देखो क्या करना है, मुझे एक लाइक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे उसके डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपको कमांड लिखना है, क्रिएट डेटाबेस। ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो ये स्मॉल हो कैपिटल हो कुछ भी हो चलेगा। क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का एक नाम लोगे, ठीक है। मैंने ले लिया FB_DB। FB_DB मतलब फेसबुक के लिए मैं एक डेटाबेस बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने इसका शॉर्ट नाम इसका ले लिया, जिसको मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। और मैं जब बैकएंड फ्रंटेंड से कनेक्ट करूँगा तो मुझे इसी सर्वर का नाम देना पड़ेगा, इसी डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा। तो मुझे रिकॉग्नाइज हो वैसा कोई नाम रखो, चाहो तो आप इस तरह से रख सकते हो और चाहो तो आप इस तरह से रख सकते हो, बट ये ऐसे नहीं होगा, ये इनवैलिड होगा। ये एक सिंगल एंटिटी होनी चाहिए, ओके। नाउ इस नाम का कोई ऑलरेडी डेटाबेस नहीं होना चाहिए। अगर आपने इसको रन कराया, इसको सेलेक्ट किया, इस पूरी लाइन को सेलेक्ट किया, या तो F5 प्रेस कर दो, या तो आप इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करोगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे देखो मैसेज आ गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ये कमांड कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इसको दोबारा मैं इसको करूँगा तो यहाँ पे एरर शो कर देगा। क्यों शो करेगा? क्योंकि ये इस नाम से ऑलरेडी डेटाबेस बना हुआ है।
एक डेटाबेस आपके पास अगर क्रिएटेड है, सेम डेटाबेस क्रिएट नहीं हो सकता उसी सर्वर पे। मेक श्योर। नाउ अब आई वांट टू क्रिएट टेबल इनसाइड दिस डेटाबेस। तो मुझे क्या करना है, मुझे यूज़ करना है इसको, क्योंकि अभी मैं कहाँ हूँ, अभी मैं मास्टर डेटाबेस के अंदर हूँ। तो मुझे किसके अंदर आना है, FBDB के अंदर आना है। तो मुझे कमांड लिखना होगा उसके लिए, यूज़ FB_DB। मैंने लिखा और लिखने के बाद मैंने अगेन उसको सेलेक्ट करके F5 किया। तो देखो नीचे आ गया, कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड नाउ वी आर इन FBDB। मैं इसके अंदर हूँ। अब मुझे इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करनी है। टेबल क्रिएट करना, अब टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको मैं बोलूँगा बनाने के लिए, या आपको जो सामने वाला कस्टमर बोलेगा बनाने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बनाओगे। अब मैं अभी बनाना चाहता हूँ यूज़र रजिस्ट्रेशन। फेसबुक के अंदर में सबसे पहले यूज़र का रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली मुझे एक टेबल क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे उसके लिए कमांड लिखूँगा, क्रिएट टेबल user_reg रजिस्ट्रेशन। ब्रैकेट ओपन करूँगा मैं, ब्रैकेट क्लोज करूँगा मैं, और मैं उसके अंदर आ जाऊँगा। मुझे इसके अंदर कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले कॉलम्स बनाने हैं मुझे ईमेल आईडी के लिए। तो मैंने लिखा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के अंदर मैं सोचूंगा स्पेस ले ले, तो ये नहीं लेगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। मेक श्योर कि जो भी आप कॉलम का नाम लिखते हो, डेटाबेस का नाम लिखते हो, टेबल का नाम लिखते हो, वो एक सिंगल एंटिटी होनी चाहिए। तो ये इस तरह से नहीं हो सकता। आइदर इट कैन बी लाइक दिस, नाइदर इट कैन बी लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक सिंगल एंटिटी हो गया ईमेल आईडी, जिसको मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ n_var_char। जो मैंने आपको बताया था ये डायनामिक होता है। अगर मैंने n_var_char 50 लिया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 100 लेगा, और जितना मैं यूज़ करूँगा उसके बाद तो रेस्ट ऑफ द जो मेमोरी है वो रिलीज़ करके रखेगा। अगर सपोज़ करो मैं 20 यूज़ करता हूँ तो 30 को रिलीज़ करेगा। और आई शो लाइक इसको मैं एज अ प्राइमरी की स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा प्राइमरी की। फिर मैंने लिखा नेम var_char। नेम के अंदर में मैंने साइज़ स्पेसिफाई कर दिया 30 कैरेक्टर फॉर नेम। नेम के बाद मुझे लेना है उसका मोबाइल नंबर ऑल्सो इन var_char में ले लेता हूँ। साइज़ में ले लेता हूँ मोबाइल नंबर का 10 कैरेक्टर नहीं 15 ले लेता हूँ मैं। अगर +91 भी लेना हो उसको तो चलेगा इसमें। मैं उसका एज लेना चाहता हूँ, मैंने इंट ले लिया। एड्रेस चाहिए मुझे var_char मुझे लगता है कि साइज़ का मुझे नहीं पता, हो सकता है ज़्यादा भी हो, तो यहाँ पे मैक्स ले सकता हूँ मैं। मैक्स का मतलब अपने आप मैक्सिमम ले लेगा। इसमें साइज़ की इसकी लिमिट नहीं है, साइज़ आपको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि डेट ऑफ ज्वाइन हो जाए, जिस डेट को उसने ज्वाइन किया था, तो उसके लिए मैं डेट ले सकता हूँ। डेट के साथ आपका साइज़ नहीं होगा। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लेता है। तो ये मेरे लास्ट कॉलम थे डेट ऑफ ज्वाइन, जिसमें मैंने एड्रेस, एज, मोबाइल नंबर, नेम और ईमेल आईडी ले ली, और साथ में एक और मैं पासवर्ड भी लेना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से एक और कॉलम पासवर्ड का ले लेता हूँ, जो कि मेरा है var_char। साइज़ मैंने पासवर्ड का ले लिया 15 कैरेक्टर। ठीक है, कॉमा। तो देखो यहाँ पे क्या है, हर एक कॉलम, ये टेबल का नाम हो गया, टेबल के नाम के बाद मैंने कॉलम लिखा है। पहला कॉलम मेरा प्राइमरी की है। ये ध्यान रखना है कि आपको एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, एक टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मैंने इस पूरे कॉलम को, टेबल को सिलेक्ट किया। वन टाइम में पूरा सेलेक्ट करना है आपको। लास्ट वाले कॉलम में मैंने कॉमा नहीं लगाया इसलिए क्योंकि ये लास्ट कॉलम था, और मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट कराया। नीचे लिखा इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर कॉमा, क्योंकि मैंने यहाँ 2 दे दिया। देखो एक तो यहाँ पे है, दोबारा मैंने दे दिया। तो इस तरह से आपको एरर को रेक्टिफाई कर सकते हो। जब भी आप लिखोगे तो आपको कुछ ना कुछ दिखा देगा। इसने प्रॉपर आपको दिखाया है कि लाइन नंबर 11 पे आपके पास में ये जो है ये एक एरर है, और यहाँ पे रेड भी दिखा रहा है। तो इसे आप यहाँ से हटाओ, अगेन F5 करो, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। दैट मीन्स ये टेबल एक क्रिएट हो चुका है हमारे डेटाबेस के अंदर में। अगर आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो इसे
एक्सप्लोर करके अपने डेटाबेस को देख सकते हो। किस नाम से था, FV के नाम से था, FVDB देखो ये आ गया। और इसके अंदर में मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल का नाम है यूज़र रजिस्ट्रेशन, इन विच वी हैव सम कॉलम्स लाइक ईमेल आईडी, पासवर्ड, नेम, मोबाइल नंबर, एज, एड्रेस एंड डेट ऑफ ज्वाइन। अब मैं इस टेबल के में इसके अंदर यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। पुट करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कमांड लिखनी होगी इंसर्ट की। तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, यूज़र अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन। उसके अंदर मुझे क्या डालना है, तो मुझे डालनी है वैल्यूज़, ठीक है। ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया। वैल्यूज़ में देखो जहाँ पे भी कैर आएगा उसकी वैल्यू सिंगल कोड में जाएगी, जैसे वैर, एन वैर, कैर, कैर, इनमें वैल्यू सारी सिंगल कोड में जाएगी। तो यहाँ पे आएगी, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा a@, ईमेल आईडी है जीमेल, ठीक है, gmail.com। उसके बाद मैंने कॉमा में फिर उसका पासवर्ड लिखना है, अगेन वैर कैर है, पासवर्ड मैंने लिखा a@123 पासवर्ड लिख दिया, ठीक है, कॉमा। फिर मुझे क्या चाहिए, उसका नेम चाहिए, नेम भी कैर में है, मैंने नाम इसका लिख दिया अजय, नहीं सिंगल कोड लेना है आपको कॉमा। इसके बाद क्या था, नेम के बाद मोबाइल नंबर है, फिर एज है। नेम के बाद मोबाइल नंबर है जो कि इसमें आएगा, हमने लिखा +91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये मेरा हो गया, मैंने सिंगल कोड में ले लिया। देन उसके बाद कॉमा, फिर अगेन सिंगल कोड में क्या था, मोबाइल नंबर के बाद एज है, एज मैंने दे दिया इसका 23, क्योंकि न्यूमेरिकल है, इंटीजर टाइप है, तो आपको कोई सिंगल कोड में देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या था, एड्रेस है, एड्रेस के बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो एड्रेस आप यहाँ पे दे दो 2032 मॉडल टाउन, ठीक है, कॉमा। अब उसके बाद डेट है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 मैं लिखा, मैंने 8/2021, ये मैंने डेट डाल के इसको पूरी लाइन को सिलेक्ट करके F5 कर दिया। इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर डेट, डेट को भी कभी कभी ये सिंगल में कोड में ले लेता है, क्योंकि हमने डेट लिया हुआ है ना, 1 रो अफेक्टेड। तो कभी कभी क्या होता है, ये वर्जन पे डिपेंड करता है, कभी किसी किसी में अगर आप पुराने वर्जन में यूज़ करोगे तो हो सकता है सिंगल कोड में ना ले डेट, और किसी किसी में लेगा। तो जब भी लेगा तो वहाँ पे ना मैसेज दिखा देगा, जब तुम उसे एग्जीक्यूट कराओगे तो दिखाएगा कि ये आपका लाइक डेट जो है वो सिंगल कोड में आपको डालना है, एज अ करेक्टर लेता है। तो यहाँ पे देखो 1 रो इंसर्टेड का मतलब क्या हो गया, 1 रो अफेक्टेड का मतलब मेरे पास एक टेबल में एक रिकॉर्ड स्टोर हो चुका है, और अगर मैं उस रिकॉर्ड को देखना चाहता हूँ तो मैं देख भी सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे इसे देखना है तो देखने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, यूज़र रजिस्ट्रेशन। अगर मैं इसे सेलेक्ट करके F5 करूँगा तो मेरे पास देखो ये रिकॉर्ड पूरे नीचे शो हो रहे हैं, ईमेल आईडी, पासवर्ड, नेम, मोबाइल, एज, एड्रेस एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अगर मुझे इस पर्टिकुलर में से मुझे सपोज़ करो अपना पासवर्ड चेंज करना है, तो मुझे पासवर्ड चेंज करने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, अपडेट स्टेटमेंट लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अपडेट, टेबल का नाम क्या है, यूज़र रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे जिस कॉलम को मुझे अपडेट करना है उससे पहले मुझे लिखना होगा सेट पासवर्ड इक्वल्स टू, पासवर्ड मैं चाहता हूँ B@345 हो जाए, जो पहले क्या था A@123 है। ये तो मैं चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन किसका चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने इसके साथ में क्या लगाया, वेयर क्लाउज, इसको क्लाउज कहते हैं, वेयर क्लाउज। वेयर क्लाउज में मैं किसको कराना चाहता हूँ, ईमेल आईडी को करना चाहता हूँ। ईमेल आईडी के वैल्यू को प्राइमरी की है, अब सपोज़ कर लो इसमें प्राइमरी की नहीं होती तो यहाँ पे अपडेशन एनोमलीज होती। अगर अपडेट करना होता तो आप क्या करते, आप यहाँ लिखते वेयर नेम इज इक्वल टू दिस। हो सकता था कि उस टेबल में नेम 4 लोगों का सेम होता तो चारों में चेंज हो जाते,
होता ना, तो दिस इज एनोमलीज। ये एनोमलीज होती है जब हम उसमें प्राइमरी की नहीं लगाया होता हमने, बट हमने प्राइमरी की लगाया है तो हमने वेयर में किसको देंगे, प्राइमरी की को देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। दूसरे को देंगे तो यहाँ पे अपडेट होने का दूसरे भी चांसेस है, तो हम लोग यहाँ पे वेयर में देंगे, वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू जो मेरी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी क्या है यहाँ पे, a@gmail.com। ठीक है, एंटायर रो को सिलेक्ट किया, अपडेट पे क्लिक किया, 1 रो अफेक्टेड। अब आप देखना चाहोगे तो इसको देखो, आप चेंज हो चुका है। अपडेट में सेलेक्ट के अंदर में अगर आपको लगता है कि सेलेक्ट आपको पर्टिकुलर कॉलम को करना है, मुझे चाहिए क्या, सेलेक्ट पासवर्ड चाहिए, मुझे कॉलम चाहिए सिर्फ पासवर्ड फ्रॉम दिस टेबल, वेयर जिसका मैंने चेंज किया है, वेयर ईमेल आईडी, वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोड में क्या था, a@gmail। सिर्फ और सिर्फ क्या आया, नेम आया। अगर मैं चाहता हूँ कि नेम आ जाए उसका, और नेम के साथ साथ उसका पासवर्ड आ जाए, पासवर्ड के साथ उसका नेम भी आ जाए, मैं चाहता हूँ नेम पहले आ जाए, तो मैं यहाँ पे नेम कॉमा कर देंगे, नेम कॉमा पासवर्ड। तो ये क्या करेगा, 2 कॉलम को स्पेसिफाई करेंगे। नहीं, इसमें ऐड नहीं कर सकते, इसमें आपको कॉमा यूज़ करना है। ठीक है, कॉमा यूज़ करना है सिर्फ, एंड से वो ऑपरेटर नहीं आता यहाँ पे, एंड इसका ऑपरेटर नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका। उसी तरह से आप कर सकते हो यहाँ पे ऑर्डर बाय भी यूज़ कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो ये हो गया आपका। उसी तरह से अपडेट में आपका एक कॉलम है, यहाँ पे आप मल्टीपल कॉलम को अपडेट कर सकते हो। जैसे आपने करा अभी क्या किया, सेट पासवर्ड को अपडेट करा, और आप चाहते हो एक और कॉलम आपका अपडेट हो जाए, तो यहाँ पे कॉलम कॉमा दोगे, एंड नहीं लिखना कभी भी, ठीक है, कॉमा दोगे और उस कॉलम का नाम दोगे जिसको आपको अपडेट करना है। तो आपने कॉलम लिखा, कॉमा लिखा, एड्रेस, आपने एड्रेस को चेंज करना है, एड्रेस इज इक्वल टू आपने यहाँ पे डाला 87 आज़ादपुर। पहले मैंने मॉडल टाउन दिया था, अब मैंने आज़ादपुर कर दिया। वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू दिस, तो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर रो को चेंज कर देगा। अब मुझे नेम, पासवर्ड और एड्रेस भी चाहिए, तो मैंने लिख दिया एड्रेस। तो क्या होगा, देखो एड्रेस भी चेंज हो गया। उसी तरह से आप इसको डिलीट कर सकते हो। ये 3 चीज़ें हो गई ना। अब ये यहाँ पे एक और ऑपरेशन आपका है सिलेक्ट का, सॉरी डिलीट का, डिलीट यूज़र रजिस्ट्रेशन। अब डिलीट यूज़र रजिस्ट्रेशन करोगे, लेकिन किसके यहाँ पे रिसोर्स टेस्ट करोगे, डिलीशन एनोमलीज मैंने आपको बताया था। डिलीशन एनोमलीज कब हो सकता है, जब उस टेबल में प्राइमरी की नहीं होगा, यानी अब नॉर्मल फॉर्मेट है। अगर मैं डिलीट करना चाहूँ और उसमें प्राइमरी की मैंने नहीं लगाया, तो मैं किसके भी यहाँ पे डिलीट करूँगा, नेम के भी यहाँ पे, या एड्रेस के भी यहाँ पे, या एज के भी यहाँ पे, और वो कॉलम कई सारे कॉलम में होंगे। तो क्या होगा, जब मैं डिलीट एक को करना चाहता हूँ, उसके साथ में कई सारे डिलीट हो जाएंगे, जो मेरा डेटा लॉस स्कोप में जा सकता है। इस वजह से हम उसको एनोमलीज करते हैं, एनोमलीज को हटाने के लिए नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईमेल आईडी को यूज़ करेंगे। तो डिलीट यूज़र रजिस्ट्रेशन वेयर ईमेल आईडी इक्वल्स टू a@gmail.com। इनवैलिड कॉलम नेम, ईमेल नहीं, हमने ये लिखा था क्या, अच्छा डबल लिख दिया था, ईमेल आईडी। अरे यार, डबल एम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये रो डिलीट हो चुका है। अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, तो आपको बिल्कुल नल मिलेगा, कोई भी टेबल नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हमने टेबल क्रिएट सीखा अभी, और टेबल के साथ हम लोगों ने 4 ऑपरेशंस इसमें देखे। तो ये स्टेटमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट, या स्कूल की स्टेटमेंट हो गई। एक होता है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स क्या होता है, प्रोसीजर एक बार क्रिएट होता है, एक बार कंपाइल होता है, और आपको एवरी टाइम पे वो आपको रिटर्न करेगा वैल्यू। मतलब हर बार क्या होगा, प्रोसीजर कि एक आपने प्रोसीजर क्रिएट कर दिया, वो प्रोसीजर आपको जो है यहाँ से वहाँ लेके जा रहा है। मतलब एक तरह से एक मेट्रो का प्रोसीजर क्रिएट कर दिया गया, मैं स्टेशन पे वेट करूँगा, वो आएगा, मुझे लेगा और वहाँ तक जाके छोड़ देगा।
एक प्रोसीजर बन गया। उसी तरह से लैपटॉप भी एक प्रोसीजर है, ये भी एक कॉलिंग प्रोसीजर है कि हमें एक कम्युनिकेशन कराता है हमारे लिए। तो उसी तरह से प्रोसीजर क्या हो रहा है, हर बार मैं डिफरेंट लोगों को कॉल कर रहा हूँ, प्रोसीजर तो सेम है, कॉल का प्रोसीजर तो सेम है, बट मैं हर बार नंबर चेंज हो रहा है। तो प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर सिर्फ एक बार बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है और उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट। तो यहाँ पे हम इसी को देखो, यहाँ पे क्या है, एवरी टाइम जब मैं सेलेक्ट का, इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का कर रहा हूँ, तो एवरी टाइम क्या हो रहा है, एवरी टाइम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, एवरी टाइम कंपाइल हो रहा है, एवरी टाइम वैल्यू मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा है और रिटर्न कर रहा है। मतलब पानी पीने के लिए एवरी टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, गड्ढा खोन रहा हूँ, फिर पानी पी रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैन पावर लग रहा है ज़्यादा, रिसोर्सेज ज़्यादा लग रहे हैं। एंड एवरी टाइम मुझे यहाँ पे फ्रंट एंड पे हूँ, फ्रंट एंड में मैंने वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में डाला, तो ये वैल्यू को मैं एवरी टाइम जा रहा हूँ बैक एंड फ्रंट एंड में वैल्यू चेंज, मतलब उसका एक प्रोसीजर का एक मेथड क्रिएट करा, एक प्रोसेस क्रिएट करा, और प्रोसेस मेरा जा रहा है बैक एंड में, जाने के बाद एसक्यूएल सर्वर में उस टेबल में जाके उस वैल्यू को स्टोर कर रहा है। रेदर देन कि मैं इसका एक प्रोसीजर बना लूँ, टेबल में इंसर्ट कराने का एक मैं प्रोसीजर बना दिया, उस प्रोसीजर को मैंने कंपाइल करा दिया। तो प्रोसीजर जब क्या करेगा, कंपाइल होगा तो एक प्रोसीजर का नाम रिटर्न करेगा। अब मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, प्रोसीजर में जो पैरामीटर्स मैंने बनाए थे उस पैरामीटर में मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। मैं बार बार स्टेटमेंट को रन नहीं करा रहा हूँ, प्रोसीजर को मैंने कॉल कर, प्रोसीजर में मैंने वैल्यू डाल दिया, वो वही काम कर रहा है जो पहले कर रहा था। बट इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे मैन पावर रिड्यूस हो गया, यहाँ पे रिसोर्सेज हमारे रिड्यूस हो गए, मतलब जो मुझे काम करना था वही मुझे आउटपुट यहाँ पे मिल गया। पानी पीने के लिए मुझे गड्ढा खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ी नेक्स्ट टाइम, मैंने एक बार खोद लिया, उसमें मैंने एक पाइप लगा दिया और मैं बार बार उसको सर्व करके पी रहा हूँ। फेसबुक लॉगिन वाला सिस्टम है एक, हाँ ईमेल आईडी आप डाल रहे हो, सबको आपको वेरीफाई कर रहा है वो, एक ही बटन, एक प्रोसीजर बन गया, बटन एक प्रोसीजर है जिस पे वो हर एक को वेरीफाई करा रहा है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एसक्यूएल का स्टोर्ड प्रोसीजर बनाएंगे। तो एसक्यूएल का स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है, इज़ अ प्री कंपाइल्ड सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो इसको हम लोग अगर आप डबल डैश दे देते हो तो वो लाइन कमेंट हो जाता है, कमेंट करना। तो मैंने यहाँ लिखा है एसक्यूएल स्टोर्ड प्रोसीजर, मतलब ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसका मतलब ये होता है, एक तरह से कमेंट बोलते हैं इसको। तो मैं इसको स्टोर प्रोसीजर में क्या करेंगे, अब मैं सबसे पहले स्टोर प्रोसीजर किसका करने जा रहा हूँ, इंसर्ट का मुझे स्टोर प्रोसीजर बनाना है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, मुझे लिखना होगा क्रिएट, ठीक है, क्रिएट प्रॉक लिख सकते हो या पूरा प्रोसीजर लिख सकते हो, चाहो तो प्रॉक लिख सकते हो या चाहो तो पूरा प्रोसीजर लिखोगे। प्रोसीजर का नाम होना चाहिए, जैसे मैंने चाहता हूँ किसके लिए, इंसर्ट के लिए मुझे प्रोसीजर बनाना है, तो मैंने लिखा किस टेबल में, यूज़र रजिस्ट्रेशन टेबल पे यूज़र अंडरस्कोर इंसर्ट, यानी यूज़र के टेबल में इंसर्ट का एक प्रोसीजर मैं बनाने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक नाम ले लिया, जो नाम लूँगा वही नाम से आप इस प्रोसीजर को कॉल करोगे। जैसे एक लॉगिन बटन का एक नाम है, हर बार जब वो यूज़र लॉगिन करेगा तो उसी लॉगिन बटन के थ्रू ही वो लॉगिन करेगा, मतलब लॉगिन के थ्रू ही आपका यूज़र आईडी पासवर्ड हर बार पास हो रहा है, तो उसका एक प्रोसीजर का नाम होगा जो इंटरनली होगा। तो इस प्रोसीजर का नाम हमने ले लिया। अब इस प्रोसीजर में क्या पैरामीटर आएगा, जैसे लॉगिन में क्या जा रहा था, यूज़र आईडी पासवर्ड, ईमेल आईडी पासवर्ड। प्रॉक का मतलब होता है प्रोसीजर, आप चाहो तो प्रॉक लिखो या तुम पूरा प्रोसीजर लिख सकते हो इस तरह से। क्रिएट प्रोसीजर या तो तुम शॉर्ट फॉर्म में प्रॉक लिख सकते हो या पूरा प्रोसीजर लिख सकते हो। क्रिएट प्रोसीजर का नाम, एक नाम हो गया, हाँ प्री डिफाइन है, रिजर्व कीवर्ड है ये रिजर्व कीवर्ड है, चाहे तुम प्रॉक लिख सकते हो या तुम प्रोसीजर पूरा लिखोगे। तुम क्या करने जा रहे हो, तुम एक प्रोसीजर क्रिएट करने जा रहे हो, तो तुमने लिखा क्रिएट, मैं क्रिएट कर रहा हूँ प्रोसीजर। ये क्रिएट भी आपका प्री डिफाइन है और प्रोसीजर भी आपका प्री डिफाइन। ये यूज़र डिफाइंड टाइप है जिसका नाम है यूज़र इंसर्ट, एक यूज़र डिफाइंड। अब यूज़र डिफाइंड टाइप में इस प्रोसीजर में क्या होता है, पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि आपका लॉगिन का प्रोसीजर में पैरामीटर है ईमेल आईडी पासवर्ड, और रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो तो क्या होता है उसके अंदर में, ईमेल आईडी पासवर्ड, एड्रेस, एज, मोबाइल नंबर, ये सारे आपके पैरामीटर्स होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपके पैरामीटर्स होंगे, यानी कि जो हमारा टेबल क्रिएट वाला प्रोसीजर था, क्रिएट के टाइम पे जो हम लोगों ने वो लिया था, वो मुझे सारे प्रोसीजर यूज़ करने पड़ेंगे, सारे कॉलम्स मुझे यूज़ करने पड़ेंगे, ये सारे यहाँ तक मुझे कॉलम्स यूज़ करने पड़ेंगे एज अ
क्या पैरामीटर, एज अ पैरामीटर जो टेबल के अंदर में कॉलम्स हैं वही पैरामीटर यूज़ होंगे। तो पैरामीटर को यूज़ करने के लिए पहले आपको लगाना होगा एट द रेट लोगे और उसके बाद उसके नाम को लिखोगे। तो मैंने लिखा एट द रेट, मैंने उसको कॉपी कर लिया था, थोड़ा सा मुझे कन्वीनियंट हो जाएगा इसको कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने लिखा ईमेल आईडी एट द रेट ईमेल, ठीक है। और इस ईमेल को मुझे बताना पड़ेगा कि ईमेल जो है वो क्या है, ईमेल क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है। तो मैंने लिखा varchar और मैंने वहाँ पे साइज़ का क्या दिया था 35 50 दिया था। अगर मैं चाहूँ कि प्रोसीजर में इसका साइज़ बढ़ाना या घटाना तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप सपोज़ कर लो डेस्टिनेशन का फाइल 50 है और आप यहाँ से 50 है, आप यहाँ से पास कर रहे हो 100, तो ये जाएगा लेकर जाएगा 50, आपसे लेगा 100, लेकिन जो स्टोर कराएगा वो 50 कैरेक्टर ही कराएगा क्योंकि डेस्टिनेशन का साइज़ 50 है। गॉट माई पॉइंट। तो मैंने एक इस प्रोसीजर में मैंने क्या किया, एक मैंने कॉलम लिया जिसका नाम है @email, जिसका हमने टाइप लिया varchar और मैंने इसका साइज़ ले लिया 50 ले लिया जो मुझे चाहिए था। यहाँ पे प्राइमरी की असाइन नहीं करते हैं। ये मेरा कॉलम का नाम हो गया, ये मेरे पैरामीटर का नाम हो गया। चाहूँ तो मैं इसको ईमेल आईडी को पूरा ईमेल आईडी ना लिख के ईमेल भी लिख सकता हूँ, बट मैं जिस नाम से लिखूँगा उसी को मुझे कॉल करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ये मैंने एक बना लिया। अब मुझे पासवर्ड के लिए भी एक प्रोसीजर बनाना, एक लाइक पैरामीटर बनाना है। तो यहाँ पे भी हमने @ यूज़ करा, ठीक है। साइज़ इसका भी दे दिया, नेम के लिए लेंगे @ यूज़ किया, नेम हो गया। मोबाइल नंबर के लिए चाहिए, एज के लिए चाहिए, एड्रेस के लिए चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइन के लिए भी चाहिए। ये प्रोसीजर्स हमारे के पैरामीटर हो गए, प्रोसीजर के पैरामीटर हो गए जो भी हमारे टेबल में थे। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है एज किसके लिए, इंसर्ट कराने के लिए। तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या था, यूज़र रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब उसके बाद वैल्यूज़, यहाँ तक तो पहले भी लिखते थे, लेकिन जो पहले हम लिखते थे उसमें हम लोग वैल्यू डालते थे। अब यहाँ पे वैल्यू नहीं डालेंगे क्योंकि हर बार इसकी तो प्रोसीजर की वैल्यू अलग अलग होगी। तो अब यहाँ पे प्रोसीजर का नाम डालेंगे, जो हमने पैरामीटर्स हमने ऊपर असाइन किया हुआ है हम उसको डालेंगे। यानी कि प्रोसीजर का क्या हो गया, ईमेल हो गया, ईमेल पहला हो गया ईमेल। उसके बाद @ पासवर्ड के बाद क्या है, @name, मोबाइल एनो, @age, एड्रेस, डेट ऑफ ज्वाइन। मतलब जो आपने कॉलम में लिखा हुआ है एज इट इज़ वही वैल्यू होनी चाहिए, जो आपने यहाँ पे लिया हुआ है वही आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। केस सेंसिटिव ये नहीं है, मैंने आपको पहले बताया है। तो आप कैपिटल स्मॉल का डिफरेंशिएट मत रखना, वो ले लेगा। तो एज इंसर्ट इनटू यूज़र रजिस्ट्रेशन, इसमें वैल्यू जो था ये मैंने पैरामीटर्स जो लिए थे वही पैरामीटर्स मैंने डाल दिए। ईमेल आईडी, पासवर्ड, नेम, मोबाइल नंबर, एज, एड्रेस और डेट ऑफ ज्वाइन। ये मेरा पूरा प्रोसीजर हो गया। अब मैं इसे यहाँ से रन कराने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया, मैंने इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करके F5 प्रेस कर दिया। इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर कीवर्ड इंसर्ट। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर में मैंने कॉलम का नाम नहीं लिखा था ना, साइज़ क्या था उसका, डेट ऑफ ज्वाइन का 15 था, मैंने 15 ले लिया, ठीक है। एज क्रिएट प्रोसीजर इंसर्ट F5, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे क्या है, इसमें ये प्रोसीजर का नाम हो गया। तो प्रोसीजर रिटर्न अ नेम ऑफ प्रोसीजर, ये वाला नाम मिल गया।
ये एक ही बार रन करेगा। अगर आप इसको दोबारा एग्जीक्यूट कराओगे तो ये दोबारा नहीं करेगा। एक बार प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है, इस डेटाबेस के अंदर एक बार प्रोसीजर क्रिएट हो गया। प्रोसीजर का नाम है यूज़र इंसर्ट। अब आपको वैल्यू लिखनी है, आपको वैल्यू इंसर्ट कराना है, तो हर बार आपको ये स्टेटमेंट लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या लिखना है, जब भी आपको वैल्यू इंसर्ट करानी है इसके अंदर में, आप यहाँ पे लिखोगे उसका प्रोसीजर का नाम और वैल्यूज़ बस। जैसे कि मैं वैल्यूज़ स्टोर कराना चाहता हूँ b@gmail.com, ठीक है। उसके बाद क्या था, नेम था संजय, नेम के बाद क्या था, नहीं मेरे ख्याल से ईमेल आईडी था ना, पासवर्ड था। पासवर्ड में मैंने @123। उसके बाद क्या है, नेम संजय, नेम के बाद क्या है, मोबाइल है ना, मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया। मोबाइल के बाद एज, एज के बाद एड्रेस। मतलब मैं अब सीधा वैल्यू डाल रहा हूँ बस। इसके बाद क्या था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। दैट्स इट। ये कॉलम का नाम है। इस पूरी लाइन को मैंने लिखा, सिर्फ मैंने प्रोसीजर का नाम लिखा है यहाँ पे, और मैंने ये पूरा का पूरा वैल्यू डाल के मैंने इसे रन करा दिया। 1 रो फैक्टर। मतलब बार बार क्या हो रहा है, आपने जो बटन बनाया है लॉगिन का वो बनाया है, बार बार आप उसकी वैल्यू डाल रहे हो और ये अपने आप को चेंज कर रहा है। तो क्या हो गया, 100 टाइम फास्टर हो गया ना उस स्टेटमेंट से, क्योंकि वो स्टेटमेंट चलेगा तो क्रिएट इंसर्ट कराएगा, वो सारे इंसर्ट के कॉलम्स क्रिएट करेगा, फिर उसके अंदर वो वैल्यू उठाएगा, हर को एक दूसरे को रिफ्लेक्शन पे क्रिएट करेगा, देन उसके बाद वैल्यू स्टोर कराएगा। तो इट विल टेक मोर टाइम रेदर देन दिस आई कैन रिजॉल्व दिस। तो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ तुम स्टोर करा सकते हो इस तरह से। मैंने ए का बी का करा दिया है, उसी तरह से मैं सी का करा सकता हूँ। तो मेरी वैल्यूज़ भी इस तरह से चेंज हो जाएगी, बार बार मैं चेंज करके वैल्यूज़ दे सकता हूँ। सेम बाकी तो रन देते हैं, ऐसे ही रन करा देंगे। अब 2 रो अफेक्टेड हो चुके हैं आपके। अब देखोगे यहाँ पे अगर सेलेक्ट की क्वेरी आपने पहले से बनाई हुई है तो आप यहाँ पे देखो सेलेक्ट करके आपके 2 रो इंसर्टेड हो चुके हैं, बी और सी, उमेश और संजय के नाम से। तो ये आपने जो प्रोसीजर बनाया वो किसके लिए बनाया था, क्रिएट के लिए। उसी तरह से आप प्रोसीजर बना सकते हो डिलीट के लिए, अपडेट के लिए, सेलेक्ट के लिए, सब के लिए। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया पूरा। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ नीचे, मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ पेस्ट, और यहाँ से मैंने प्रोसीजर्स को लिया। यूज़र का मुझे अपडेट बनाना है तो मैंने लिखा यूज़र अपडेट। अपडेट जब मैं करूँगा तो ये सारे फील्ड्स जाएंगे, या मैं चाहता हूँ कि अपडेट मैं किसी पर्टिकुलर फील्ड को करूँ तो भी कर सकता हूँ मैं। तो वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम किसको चाहते हैं। जहाँ मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पासवर्ड अपडेट और कुछ ना हो, तो मैंने यहाँ पे जो ईमेल आईडी ले लिया और पासवर्ड ले लिया, दैट्स इट। और बाकी मैं सारे कॉलम को हटा दूँगा, मैं सारे कॉलम को हटा दूँगा। अगर मुझे सारे कॉलम को करना है तो मुझे सारे कॉलम को रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या, अपडेट मुझे करना है तो मैंने लिखा यहाँ पे क्वेरी लिखी अपडेट, टेबल का नाम क्या है, यूज़र रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सेट क्या, सेट जो कॉलम का नाम है पासवर्ड है, पासवर्ड इज इक्वल टू @पासवर्ड। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये जो पासवर्ड मैं पहले में डालता था, पहले मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू डायरेक्ट डालता था मैं। अब यहाँ देखो अपडेट की जो मैंने क्वेरी लिखी हुई है, यहाँ पे देखो अपडेट में क्या हो रहा है, मैं डायरेक्टली पासवर्ड इज इक्वल टू दिस डाल रहा हूँ। मतलब हर बार मुझे उसके ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्शन में उसको ही कॉल करना पड़ रहा है, मैं हर बार चेंज कर रहा हूँ। बट मैंने क्या किया, जो प्रोसीजर जब बनाएंगे तो प्रोसीजर में क्या करेंगे, वैल्यू नहीं डालेंगे, वैल्यू का पैरामीटर डालेंगे। क्योंकि रन टाइम में इसमें जो हम कॉल करेंगे तो इसके साथ हम पैरामीटर डालेंगे, जो वैल्यू डालेंगे वो इस पैरामीटर के अंदर में इसको रिप्रेजेंट करेगा और वो वैल्यू यहाँ चली जाएगी।
समझे? तो ये हो गया पासवर्ड, और आप यहाँ पे लगाओगे वेयर। वेयर ईमेल, जो कॉलम का नाम है, ईमेल आईडी इज इक्वल टू @ जो हमने लिया है ये वाला। तो ये क्या करेगा, ये प्रोसीजर आपका क्रिएट हो चुका है। एक बार बन गया, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है इसको आपको। आप सीधा लिखोगे यूज़र अंडरस्कोर अपडेट, यूज़र अंडरस्कोर अपडेट। अब प्रोसीजर का नाम आपने लिख लिया, अब पैरामीटर डालना है। पैरामीटर सबसे पहले ईमेल आईडी डालोगे, हमने डाला b@gmail.com, और पासवर्ड मैंने रखना है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 रो फैक्टर। मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है। ईमेल का आईडी कभी भी चेंज नहीं होगा, ना अपडेट होगा ना चेंज होगा। इट कैन बी डिलीट ओनली, डिलीट कर सकते हो पूरे रो को, लेकिन आप ईमेल आईडी को ना अपडेट कर सकते हो। इसीलिए तो उसको प्राइमरी की रखा गया है, ताकि उसकी वैल्यू को कोई चेंज ना कर सके। अब मैं देखो यहाँ पे 2 रो थे मेरे, बी का पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया था, 1 2 3 4 5 चेंज हो चुका है। बी का पासवर्ड आपका चेंज हो गया है। तो ये हो गया आपका। तो उसी तरह से आप सारे वैल्यूज़ को भी अपडेट करा सकते हो। इट्स डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट, क्या है आपके पास रिक्वायरमेंट। तो उसके बाद अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हो, अब पहले सेलेक्ट कर देख लेते हैं। सेम क्वेरी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब देखो सेलेक्ट करने के लिए 2 हो गए। आप चाहो अगर सेलेक्ट ऑल करना, तो यहाँ पे प्रोसीजर जो बनाओगे, क्रिएट प्रोसीजर, यूज़र के लिए मैंने ले लिया ऑल। ऑल में क्या है, ऑल सारे हो जाएंगे। सारे के लिए मेरे को कोई पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है, सारे के लिए मुझे कोई पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा लिखूँगा क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र रजिस्ट्रेशन। अगर मैंने इस प्रोसीजर को बना दिया, तो बनाने के अगर मुझे बार बार जो वैल्यू को सिलेक्ट करना पड़ रहा है, तो मुझे स्टेटमेंट रन कराना पड़ रहा है। अगर मैं सीधा सिर्फ यही लिखूँगा सेलेक्ट ऑल, तो मेरी सारी वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी। बार बार मुझे वो लाइन ऑफ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसके साथ मैं चाहता हूँ कि मेरा सेलेक्ट ऑल के साथ एक बाई आईडी के थ्रू हो जाए, सेलेक्ट बाई आईडी हो जाए। तो मैंने एक और प्रोसीजर क्रिएट किया कि यूज़र सेलेक्ट बाई आईडी। अब आईडी के थ्रू हो जाए तो मैंने क्या करा, एक प्राइमरी की लेनी पड़ेगी, मुझे एक पैरामीटर डालना पड़ेगा, क्योंकि वेयर में तो पैरामीटर से जाएगा ना उसका। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ मैंने ये कोड को, जो सेलेक्ट वाला कोड था, मैंने इससे पहले दे दिया। तो मैंने लिखा यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र रजिस्ट्रेशन वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू @email ID, राइट। अब इसको मैं अगर रन कराता हूँ, कमांड कंप्लीटेड, तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये लिखना पड़ेगा यूज़र सेलेक्ट बाई आईडी। अब मैं सिर्फ उसकी आईडी लिखूँगा जिसका मुझे डेटा चाहिए। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ c@gmail.com, तो मुझे सिर्फ सी का की इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ b, तो मेरे पास में सिर्फ b की इन्फॉर्मेशन आएगी। समझ में आ गई बात? तो ये है प्रोसीजर। और अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट प्रोसीजर आप यूज़ करना चाहते हो, Ctrl+V कर देते हैं एक बार। मैंने डेल लिख लिया। अगर मैं डेल करना चाहता हूँ तो किसी आईडी के थ्रू डेल करूँगा, डिलीट करूँगा। ये ले लिया मैंने। अब मैंने यहाँ से इसको चेंज किया, मैंने लिखा डिलीट टेबल का नाम यूज़र रजिस्ट्रेशन वेयर आईडी इज इक्वल टू ईमेल आईडी इज इक्वल टू दिस। तो ये क्या करेगा, जिसको अगर मैं रन कराता हूँ, तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर मुझे डिलीट करना है तो मुझे लिखना होगा यूज़र अंडरस्कोर डेल, जिसको भी मुझे डिलीट करना है उसकी आईडी मुझे देनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ b@gmail.com, तो ये b वाले के रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। अगर आप देखोगे b के रिकॉर्ड को सेलेक्ट ऑल करोगे, जो हमने सेलेक्ट ऑल वाला बनाया है, ये तो आपके पास b का रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ c का रिकॉर्ड है। b ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है।
तो ये सारे जो हमने बनाया है ये आपके ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में भी प्रोसीजर के नाम से भी स्टोर हो चुका है। अगर आप यहाँ पे आते हो एफबी पे राइट क्लिक करके यहाँ पे रिफ़्रेश कर लो, प्रोसीजर्स देखो यहाँ पे प्रोग्राम ये है लेकिन प्रोग्रामेटिबिलिटी है ना, प्रोग्रामाबिलिटीज़ पे जाओगे, क्लिक करोगे, यहाँ पे देखोगे स्टोर्ड प्रोसीजर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो देखो आपके पास ये सारे स्टोर्ड प्रोसीजर्स बने हुए जो मैंने बनाए थे वो सारे आ चुके हैं। यूज़र ऑल, यूज़र डेल, यूज़र इंसर्ट, सेलेक्ट बाय आईडी एंड अपडेट, ये मेरे एफ वी डी वी के अंदर में क्रिएट हो चुका है। और ये आपका जो बेसिकली जो आपने अभी लिखा है ये एक्चुअली ये रन करा, एग्जीक्यूट कराया आपने, तो ये इसने रिटर्न कर दिया आपके इस सर्वर पे एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया और ये सारी चीज़ें बना दी। बट जो आपने टेक्स्ट फाइल लिखा है वो सेव नहीं किया है। अगर आप चाहते हो इस टेक्स्ट फाइल को सेव करना ताकि आप कल की डेट में फिर इसको टेक्स्ट फाइल को भी यूज़ करना चाहते हो या आपने नॉलेज के लिए रखना चाहते हो, तो इसको आप सेव करोगे कंट्रोल एस, तो ये आप कहीं पे भी .sql में सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्टोर्ड प्रोसीजर डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे स्टोर प्रोसेस SP लिख दिया, SP के नाम से मैं स्टोर करना चाहता हूँ, मैंने सेव कर दिया। तो ये आपका डेटा सर्वर पे सेव हो चुका है। इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, देखो ये इस नाम से सेव हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ से भी इसे आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो, या तो आप एसक्यूएल सर्वर यहाँ से ओपन करोगे और ओपन करने के बाद वहाँ से आप इस फाइल को ओपन कर सकते हो। दो तरीके आपके पास में हैं। आपने क्लिक किया, देखो आपके पास में वो जो आपने कोड लिखे थे पहले, सबसे पहले कनेक्ट के लिए पूछेगा, अगर आप कनेक्ट नहीं करना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो और कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके ब्राउज़र के साथ में, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र के साथ में वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मेक श्योर जब आपने क्लिक किया तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेस उसका होगा वो होगा मास्टर। अभी आपका इस डेटाबेस में नहीं है, अभी वो मास्टर डेटाबेस में जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होता है। अगर आपको कुछ भी देखना है इसमें से तो आपको ये सेकेंड लाइन को एग्जीक्यूट कराना होगा, ठीक है, तब आपका आएगा। अदरवाइज़ क्वेरीज़ तो आपके पास है ही, क्वेरीज़ आप दोबारा भी लिख सकते हो, लेकिन सेम क्वेरी को आप चाहते हो दोबारा कॉल करना तो आप इस तरह से कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसको प्रैक्टिस के पहले प्रैक्टिस कर लेना, या पहले नोट डाउन कर लेना, फिर उसको सिस्टम पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना।